हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बातचीत करेंगे। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके ऐड हो जाइए और बेल आइकन को ज़रूर सेट करिएगा। उससे आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। और दूसरी चीज़ कि अगर आपको डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है, अगर आप नए हैं स्टॉक मार्केट के लिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ड्रॉप किया गया है आपके लिए। दोस्तों, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को लेटेस्ट अपडेट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि NCLAT जो है इस केस को सुनने वाला था 29 सितंबर 2021 को, लेकिन केस को सुना नहीं गया, डिफ़र कर दिया गया और नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है 17 नवंबर 2021। राइट। तो NCLAT से फैसला आने से पहले ही पिरामिड ग्रुप ने सबको पैसे बांट दिए। जी हाँ, जितने लोग जो इसके FD होल्डर से DHFL के, उनको 23% के आसपास बांट दिया। जो बैंकों को जितना देना था उतना दे दिया और बोल दिया कि वो जीत गया। राइट। तो फिर NCLAT के हियरिंग का क्या मतलब हुआ फिर बताइए। थोड़ा सा यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल के हियरिंग का क्या मतलब है फिर। NCLT से NCLAT ऊपर होता है, आपको पता होगा। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अंदर जो जजमेंट दिया जाता है उसको चैलेंज करने के लिए नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल के अंदर लोग जाते हैं। तो डेफिनेटली NCLAT ऊपर हुआ। NCLAT का जो फैसला होगा वही सुना जाएगा। और उससे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट में भी लोगों ने पिटिशंस फाइल किए हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट में पिटिशन फाइल किए गए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में पिटिशन फाइल किए गए हैं। मद्रास हाई कोर्ट में पिटिशन फाइल किए गए हैं इस रिजोल्यूशन प्लान के अगेंस्ट जा कर के। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे तो यहाँ पे लोगों ने ऑलरेडी अपनी होप को पूरी तरीके से खो दिया है, क्योंकि अब खोने के लिए कुछ बचा नहीं है, सब कुछ खो चुका है। राइट। 17 नवंबर 2021 को नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल इस केस को सुनेगा, जिसमें दीवान हाउसिंग के दीवान DHFL के जो फॉर्मर प्रमोटर कपिल वाधवन, ये भी इनकी तरफ से भी अपील किया गया है सुनने के लिए। इसके अलावा और भी कंपनीज़ हैं, जैसे कि 63 मून्स एंड टेक्नोलॉजीज़। इसके अलावा कुछ उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से भी केस करी गई है। बहुत सारे स्टेक होल्डर्स ने केस किया है। बहुत सारे FD होल्डर्स ने केस किया है। NCD होल्डर्स ने केस किया है। राइट। तो इन सभी के सभी लोगों को एक साथ ही यहाँ पे सुना जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इसके अंदर स्टेक होल्डर हैं तो आपके लिए तो किसी ने बात ही नहीं करी। ना NCLT के अंदर किसी ने अपील किया, ना NCLAT ने किसके ऊपर सुना, किसी ने कोई बात नहीं करी। जो स्टेक होल्डर्स हैं, क्या उनका पैसा नहीं लगा है? क्या वो इसमें कागज़ के नोट लगाए हैं? क्या वो उनके पैसे नहीं हैं? DHFL के अंदर जितने लोगों ने एंड ऑफ द डे 10, 11, 12 में लोगों ने बाइंग किया और अगले दिन पता चलता है कि डिलिस्ट होनी है। राइट। तो बहुत से लोग ट्रैप हो चुके हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे कपिल वाधवन की तरफ से जो ऑफ़र दिया जा रहा था उसमें सभी के सभी का फ़ायदा है, किसी का नुकसान नहीं है। न DHFL के नुकसान है, न इसके प्रमोटर, न इसके लेंडर्स का नुकसान है, चाहे वो बैंक्स हों, चाहे डिपॉजिटर्स हों, चाहे NCD होल्डर्स हों, किसी भी तरीके के लेंडर्स हों, क्रेडिटर्स हों, चाहे स्टेक होल्डर्स ही क्यों ना हो, किसी का भी कोई नुकसान नहीं था उनके रिजोल्यूशन प्लान के अंदर। लेकिन बैंकों को जल्दी बहुत ज़्यादा थी, जिसके चलते कोई बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। कपिल वाधवन जो ऑफ़र कर रहे थे वो 9000 था और पिरामिड ग्रुप जो फ्रंट कैश ऑफ़र कर रहा था 12500 था। 3500 ज़्यादा था। लेकिन 3500 ज़्यादा के चक्कर में बैंकों ने ले लिया। अब आप लोगों में से बहुत से लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि नहीं मिलने की जगह पे कुछ मिल गया, ये कम है। तो दोस्तों, ये देखिए, ये बात आपकी सही है, नहीं मिलने की जगह कुछ मिल गया बहुत है। लेकिन नहीं मिलने वाली बात कैसे बोल सकते हो आप, जब अगला देने के लिए कह रहा है, प्रॉमिस कर रहा है कि वो फेज्ड मैनर में देने के लिए तैयार है, कि वो हाँ सर्टेन अमाउंट फ्रंट के रूप में दे सकता है जितना पॉसिबल है, और जो रिमेनिंग अमाउंट है उनको 8.5%, 8.5% के इंटरेस्ट रेट से आपको देने के लिए तैयार है। तो आप रिटर्न सबमिशन लीजिए उससे ना, कि कैसे आप देंगे, कहाँ से देंगे, और फ्रंट कैश कहाँ से लाओगे। ये सारी बातें आप उससे रिटर्न सबमिशन लीजिए, पर्सनल गारंटी लीजिए। लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, ये सब फेल हो गया है क्या इस सिस्टम, इस देश का? ये सब नहीं है किसी के लिए, सिर्फ आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए। इन लोगों के लिए लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस नहीं होते हैं, पनिशमेंट, ये सब नहीं होता है। हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है
कि लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस गरीब आदमी के लिए जो होते हैं उन्हीं के लिए अप्लाई किए जाते हैं। ऊपर के लोग जो होते हैं, कॉर्पोरेट हाउसेस के लोग, इन लोगों के ऊपर अप्लाई नहीं होते हैं। ये बहुत ही गलत है। स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए जो सभी के सभी को इक्वली अप्लाई किया जाना चाहिए, और पनिशमेंट इतनी हार्ड होनी चाहिए कि एक बार पनिशमेंट दो तो अगली बार कोई गलती करने की सोच भी ना सके। अगर पनिशमेंट नहीं होगी तो फिर डेफिनेटली एक गलती करता है, दूसरा भी करता है, तीसरा, ये लोगों की लत लग जाती है। आप देखिए एग्जाम्पल्स, आप पीछे जाके देख सकते हैं, बहुत एग्जाम्पल्स हैं। DHFL के केस में आप देखिए एक दूसरा रूप ले रहा है इसी तरीके का, जिसका नाम है SREI इंफ्रा, राइट। इसके पास भी 28,000 करोड़ रुपए का टोटल डेट है, और जिसमें 18,000 करोड़ बैंक्स का एक्सपोजर है, जिसमें यूको बैंक लीड कर रहा है यहाँ पे। बहुत से बैंक्स इसके अकाउंट को NPA डिक्लेयर कर चुके हैं, बहुत से इसके वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग या वन टाइम रीअलाइनमेंट के ऑफ़र को सोच समझ रहे हैं कि क्या किया जाए, इसको एक्सेप्ट किया जाए या नहीं किया जाए। मामला RBI के हाथ में है, RBI इसके ऊपर फॉरेंसिक ऑडिट कर रहा है, वहाँ से जो फैसला सुनाएगा उसी के हिसाब से यहाँ पे जज किया जाएगा। सुनने में आया है कि DHFL की तरह SREI इंफ्रा को भी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अंदर लेके जाने की बात चल रही है, राइट। तो ना जाने कितने DHFL जैसे केसेस आने वाले टाइम में आने वाले हैं, अगर हमारे देश के रूल्स और रेगुलेशंस टाइटली इन लोगों को पनिश नहीं करेंगे। ये लोगों की लत लग रही है, लोग पब्लिक मनी को इरोड कर रहे हैं, पब्लिक मनी को इरोड करके दे आर जस्ट डिस्ट्रॉइंग द कंट्री। ये क्या है, देश का नुकसान नहीं है, विनाश नहीं कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, देश को ये ग्रो करा रहे हैं? एब्सोल्युटली नहीं। और ये स्टेक होल्डर्स हैं DHFL के, इनकी क्या गलती है? मैनेजमेंट की गलती है, DHFL के प्रोमोटर्स की गलती है, राइट। प्रोमोटर्स जब किसी से लोन लेते हैं देते हैं तो कोलेट्रल नहीं होता है। कोलेट्रल होता है कि नहीं होता है? कोलेट्रल कहाँ गया? कोलेट्रल को लेवरेज करना चाहिए, कोलेट्रल को इन्वोक करना चाहिए अगर आपको लोन नहीं मिल रहा है किसी से। तो ये DHFL के केस में है। DHFL ने मान लीजिए किसी को लोन दिया और लोन उसको वापस नहीं मिल रहा है, तो उस लोन के बदले जो कोलेट्रल लिया है उसको आप इन्वोक करो, आप इन्वोक करके उससे वसूली करो टाइमली। दिस शुड हैपन, ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों अब आप लोगों का क्या ख्याल है? मैं थोड़ा एग्रेसिवली इसके ऊपर इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ये केस ही ऐसा है, राइट। और एक केस इस तरीके का है कि इसमें क्या करा जाए, कुछ कर नहीं सकता आदमी, सब कुछ अथॉरिटीज़ के हाथ में है। अथॉरिटीज़ को करना चाहिए, NCLAT को इस केस को सुनना चाहिए, स्टे लगाना चाहिए। ये जो अमाउंट का डिसबर्समेंट किया गया है, इट शुड नॉट हैपन जब तक कि कोई फ़ैसला नहीं आ जाता। और फैसला वही आना चाहिए जो सही हो, जेन्युइनली, जो सभी को कॉन्करेंटली सेटिस्फाई करे। तो दोस्तों स्टेक होल्डर्स के लिए मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है बताने के लिए कि मैं आप लोगों को कुछ बता सकूं, लेकिन बस यही कहूँगा कि आप जो है, आप खोने के लिए कुछ बचा नहीं है। लेकिन देखते हैं 17 नवंबर को क्या नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल क्या फ़ैसला सुनाता है, और उस फैसले से क्या हो सकता है ये तो हम लोगों को वक्त बताएगा, उसी समय पता चलेगा। जो कुछ होगा उससे पहले और उसके बाद उस समय हम लोग डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, और पैनिक करने से अब कुछ मिलने वाला नहीं है। प्लीज़ आप इस चीज़ को सोचना छोड़ दीजिए, क्योंकि सोचने से पेन होगा और उससे कुछ मिलने वाला नहीं है, राइट। जो कुछ होगा खबर मैं आपसे जो है डिस्क्लोज़ करने की कोशिश करूँगा टाइम टू टाइम। टेक केयर।